मैं जलेश्वर में इस वक्त उस चौराहे पर मौजूद हूं जिस चौराहे से कल जुलूस निकला था और ये जो महादेव मंदिर है, इस महादेव मंदिर से जुलूस निकला था। पहले आप तस्वीरें देखिए, सारी दुकानें बंद हैं, कर्फ्यू लागू है। कल जो शाम से कर्फ्यू लागू था उसे बढ़ा दिया गया है, कर्फ्यू के समय को बढ़ा दिया गया है। सेना के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं, जो कि हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाई। दुकानें सारी बंद हैं, लोग ज़रूर घरों से बाहर निकलकर चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। मीडिया के कैमरे को देखकर भी आ रहे हैं, बात करने के लिए आ रहे हैं कुछ लोग, और ये सीधे सीधे उनके दिमाग में है कि अब जो हुआ वो सही हुआ, अब आगे अब नई सरकार चाहिए, नया संविधान चाहिए, पूरी तरह से पारदर्शी सरकार चाहिए। गुस्सा था और ये महादेव मंदिर, यहीं से कल जुलूस निकला था, यहीं से पूरा जलेश्वर में। और कल जेल ब्रेक हुआ था। यहाँ जलेश्वर जेल से 576 कैदी भाग गए थे। 576 कैदी को वहाँ पर भगा दिया गया था। करीब 1000 की संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ये महादेव मंदिर है। चूँकि हमारी कोशिश ये भी है कि लोगों की भीड़ ज़्यादा न जुटे। कैमरा देखकर भीड़ जुट रही है, यानी कर्फ्यू लागू है। सेना के जवान लगातार लोगों को बोल रहे हैं कि एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। मार्च कर रहे हैं पूरे शहर में, सेना के जवान लगातार मार्च कर रहे हैं। कल जो हुआ, पहले वो बताइए, कल क्या क्या हुआ? कल यहाँ पर प्रदर्शनकारी और सेना के बीच में झड़प हुआ, पुलिस प्रशासन के बीच में। उसके बाद आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण किए। उसके बाद प्रहरी से डायरेक्ट दमन हुआ हम लोगों के पास। उसके इंसाफ में यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ और कुछ नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी में आप भी हैं? हाँ, हम भी हैं। तो आप लोगों की क्या मांग थी? मतलब या काठमांडू से लेकर जो पूरा नेपाल एक तरह से जल गया, संसद भवन हो या सिंह दरबार हो, सब कुछ, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि सोशल मीडिया सबसे पहले सरकार ने बंद कर दी, और 2046 के बाद जो आप लोगों को करीब 19 से 88 होता है, उसके बाद अभी तक नेता का संपत्ति 1988 में क्या था, अभी क्या है, वो होने के लिए भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध में हम लोग मेन आंदोलन हमारा है। जो ये सरकार भ्रष्टाचार सबसे पहले बंद करे और प्रधानमंत्री डायरेक्ट जनता के वोट से प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का किसी गुलामी के आधार पर हम लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री के लिए हम लोगों को डायरेक्ट। तो ये जलेश्वर से हम आपको अपडेट दे रहे थे। अब सीधे हम आपको राघवेंद्र के पास लिए चलते हैं। सीमा पर कैसे हालात हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये हमारा पड़ोसी है, तो बगल में क्या चल रहा है बहुत प्रभावित करते हैं। सीमा पर कैसे हालात है राघवेंद्र, हमें बताएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त नेपाल में ही हूँ। आप देखिए ना, ये नेपाल है और नेपाल के जो लोग हैं यहाँ पे आपको घूमते हुए टहलते हुए मिल जाएंगे। और देखिए यहाँ पर नेपाल की जो पुलिस है, आप देखिए किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा में बैठे हुए हैं ये लोग आराम से। और यहाँ पे देखिए जो नेपाल के जो मजदूर हैं वह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं नेपाल ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें अभी खाली आपको दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है, कल का जो दिन भर जो तांडव चला, जिस तरह से आगजनी चली है, जिस तरह से पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन सब कुछ तबाह कर दिया गया, जिस तरह से लोगों की हत्याएं हुई, उसके बाद कहीं न कहीं जो सेना ने जब से इस पूरे माहौल को रात 10 बजे से संभाला है, तो आप देखिए उसके बाद की स्थिति आपको सामान्य लग रही होगी, क्योंकि कहीं न कहीं जो अराजकता था उस पर काबू पाया गया है। तो नेपाल की जो सेना है वह काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली है। आज किसी तरह की आगजनी की कोई खबर नहीं है, किसी तरह कोई लूट की कोई खबर नहीं है, हत्या की कोई खबर नहीं है। तो आज के दिन में कंट्रोल है। आप देखिए ना, कर्फ्यू जैसा माहौल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लोगों का आने जाने को बहुत ज़्यादा फ्री नहीं किया गया है कि कोई भी आए कोई भी जाए। तो ये नेपाल की स्थिति है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से ड्रेस में, वर्दी में यहाँ पर नेपाल की जो पुलिस है वो खड़े हैं। देखिए वेपन के साथ यहाँ पर हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये पूरा माहौल है। और ये लोग अभी इतना परमिशन भी नहीं दे रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री होकर नेपाल में हर जगह आए जाएं। तो इस तरह की अभी दिक्कतें हैं, चूँकि अभी परमिशन नहीं है। लेकिन इधर देखिए, ये देखिए एक भारी संख्या में नेपाल के लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो माहौल है। तो ये मैं खुद नेपाल में हूँ। नेपाल का आरटीओ देखिए, वहाँ पर नेपाल का आरटीओ है, आरटीओ ऑफिस अभी पूरी तरह से बंद है, चूँकि किसी तरह का कोई परमिशन नहीं, कोई परमिट नहीं, जिसको लेकर ट्रक वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, चूँकि उनको वापस नहीं लौटाया जा रहा है, क्योंकि कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, सब कुछ बंद चल रहा है, ऑफिसें बंद हैं, सरकार ही नहीं है, सरकार ही भंग है। तो जब सरकार ही भंग है तो सारी व्यवस्था भंग है। केवल सेना का कंट्रोल है, केवल यहाँ पर बिजली, पानी, इंटरनेट यही चल रही है और आर्मी चल रही है, सुरक्षा। इसके अलावा सब कुछ ठप है, सब कुछ बंद पड़ा है। क्योंकि कल आपने देखा होगा, विश्वास नहीं होता है जिस तरह के दृश्य देखे गए। सोचिए कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से पब्लिक ने मारा है, पुलिस के अधिकारियों की हत्या की गई है। इस तरह का जो माहौल है आप देख सकते हैं। लगातार ये जो पूरा का पूरा ये जो इलाका है, जहाँ पे पूरे मार्केट्स होते थे, लोगों से, भारत और नेपाल के लोगों से पूरा पटा पड़ा रहता था।
भरा पड़ा रहता था, चारों तरफ से लोगों की आवाजाही होती थी, एक दूसरे को रोजमर्रा के सामान इधर से खरीदे जाते थे, गाड़ियों का आना जाना रहता था। लेकिन आप देखिए सब बंद है। आप देखिए एक बैरिकेडिंग टूटी हुई है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक बैरिकेडिंग तोड़ के देखो, वहाँ पे वो गिराई गई है। और यही बगल में कल रात में यही आगजनी हुई थी, यानी कि जहाँ पर भंसार, जहाँ पर परमिट बनता है, वहाँ पर कुछ चंद कदम दूरी पर पूरी तरह से उसको जला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ तो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे पुलिस हरदम रहती है। नेपाल के हिस्से में, नेपाल की सीमा में लगातार यहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है नेपाल की, वह तैनात रहती है। तो बहुत ज़्यादा इधर तोड़फोड़ आगजनी नहीं हो पाई है। लेकिन जो स्थिति है वह कंट्रोल है, चूँकि पूरी तरह से जो सेना है यहाँ नेपाल की, उसने पूरे सिचुएशंस को, पूरे माहौल को अपने हाथों में ले रखा है। सब कुछ अब सामान्य करने में जुटी है। निश्चित तौर से नेपाल में एक नई सरकार का गठन होगा। लोग कह रहे हैं कि सरकार ऐसी हो जो जनता से चुन के आए, और वह ये ना रहे कि लोग अपने अपने हिस्से में 4 महीने आप रहो, 6 महीने आप रहो, 1 साल आप रहो। मिली जुली सरकार नहीं चाहिए वहाँ पे। और साथ ही कुछ और मांगे हैं कि जैसे यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी हुई, और जो तमाम चीज़ें हैं वो सब भी यहाँ पर लगाम लगनी चाहिए, रुकनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के जो जनता सड़कों पर आ गई। सोचिए कि जब जनता जब सड़कों पर आती है, इसीलिए जनता को लोग कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता ही स्वामी है, जनता ही सब कुछ है। और जब जनता सड़कों पर आ गई तो किसी की कुछ नहीं चली। खबर आ गई है, वो दर्शकों को बताते हैं। बड़ी अपडेट ये कि विराटनगर में भी जेल ब्रेक हो गया है, और वहां से एक बड़ी संख्या में बाल सुधार गृह से 249, करीब 250 किशोर कैदी, 249 ये संख्या बताई जा रही है, ये कैदी फरार हो गए हैं। तो कई जेल ब्रेक हुए, जलेश्वर में जेल ब्रेक हुआ, और अभी विराटनगर से बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, 249 कैदी फरार हो गए हैं बाल सुधार गृह से। तो ये बड़ी अपडेट लगातार जो आ रही है, नेपाल में अराजकता कैसे फैली है वो बता रही है। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन के बाद जो तोड़फोड़ की गई है उसकी है, उद्योगपति के घर में जो लूटपाट की गई है उसकी है। अब मैं आपको बताऊं, आंकड़ा, ताजा आंकड़ा ये बताता है कि नेपाल में जो गैप है गरीबों और अमीरों का, वो बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि ये पूरी हिंसा भड़की थी, और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये लगातार जो खबर सामने आ रही थी, सोशल मीडिया पर लोग उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, बता रहे थे। बालेन शाह जो अभी मेयर हैं, पहले रैपर हुआ करते थे, वो भी आवाज उठा रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे इस पूरे प्रोटेस्ट को हवा मिलती गई, और ये पहले से ही ये जो है इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, और अचानक नेपाल धधक पड़ा। अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि ये कैसी नेपाल की अमीरी है, और जो गरीब वहां पर सड़कों पर हैं। सोचिए कि देश में महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है। यह आंकड़ा बेहद अहम है। देश में 20% लोग, 56% जो देश का पूरा पैसा है उस पर कंट्रोल रखते हैं ये लोग। इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। 10% से ज्यादा बेरोजगारी है। अब चलिए, भारत के पड़ोसी नेपाल में तख्ता पलट तो हो गया है। नेपाल में हो रहे विद्रोह के साथ ही वहां वामपंथ के खात्मे का भी ऐलान हो चुका है। लेकिन पिछले 17 सालों में 15 बार सरकार बदल चुके नेपाल को इस विद्रोह से वो नुकसान पहुंचा है जिसकी भरपाई नेपाल को मुश्किल से होने वाली है। कुल मिलाकर नेपाल को यह संग्राम महंगा पड़ने वाला है। नेपाल पर कितना भारी पड़ रहा है यह संग्राम, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में जारी हिंसा के बीच अब आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है। वहां सोशल मीडिया बैन को लेकर फूटा गुस्सा इतना उग्र हो चुका है कि 48 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद नेपाल अब भी सुलग रहा है। सरकार के खिलाफ विद्रोह पर उतारू युवा भीड़ ने लगभग पूरे नेपाल को बर्बाद कर दिया। लोग जहां तहां हिंसा और आगजनी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने के बावजूद वहां युवा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा। युवाओं में आक्रोश इतना ज्यादा है कि पीएम ओली के इस्तीफे के बावजूद वहां हिंसक प्रदर्शन जारी है।
पिछले 48 घंटों के दरमियान वहां विद्रोहियों ने हिंसा का ऐसा तांडव मचाया कि नेपाल के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। खासकर सरकारी इमारतों को वहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। वहीं जारी हिंसा में नेपाल को पिछले 2 दिनों के अंदर अगर नुकसान की बात करें तो नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 लोग घायल हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। वहीं हिंसक भीड़ की चपेट में आए हाई प्रोफाइल शख्सियतों की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राज्य लक्ष्मी चित्रकार की प्रदर्शनकारियों की घर में लगाई गई आग से झुलसकर मौत हो चुकी है। ये तो सिर्फ हिंसा में जान गंवाने वालों की बात हुई। इसके अलावा नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन में नेपाल की सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। बीते 2 दिनों से नेपाल में चल रहे प्रदर्शन से हुए नुकसान को अगर आप कैटेगरी में बांटे तो नेपाल का संसद भवन तबाह हो चुका है, प्रधानमंत्री आवास तबाह हो चुका है, नेपाल के राष्ट्रपति का आवास तबाह हो चुका है, कई मंत्रियों के आवास फूंक दिए गए। इसके अलावा सरकारी दफ्तर, सचिवालय, राजनीतिक दलों के दफ्तर भी आगजनी और हिंसा में बर्बाद हो गए। साथ ही सैकड़ों सरकारी और निजी वाहन भी आग में झोंक दिए गए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कई निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसमें सुपरमार्केट, मॉल और प्राइवेट संपत्तियां शामिल हैं। वो या तो लूटपाट के शिकार बने या उन्हें हिंसक भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया। कर्ज में डूबे नेपाल के लिए ये हिंसक दौर कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि नेपाल पर कुल सार्वजनिक कर्ज 2.67 लाख करोड़ है, जिसमें बाहरी कर्ज 1.40 लाख करोड़ नेपाली रुपए है। नेपाल का कुल कर्जा जीडीपी का 45% पहुंच चुका है। नेपाल के कुल कर्ज का 80% से ज्यादा विश्व के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए, जिसके बाद नेपाल पर सबसे ज्यादा कर्जा चीन का है। चीन का नेपाल पर करीब $300 बिलियन से ज्यादा का कर्ज है, जिसे चुकाना अब नेपाल के लिए मुश्किल हो रहा है। जाहिर है नेपाल की युवा पीढ़ी का ये गुस्सा नेपाल सरकार की उन्हीं नीतियों के खिलाफ है जिसने नेपाल को कर्ज के भारी दलदल में डुबो दिया। लेकिन सवाल है, विद्रोह के लिए नेपाल की युवा ब्रिगेड ने जो रास्ता चुना, क्या कर्ज के गर्त में डूबा नेपाल ये झटका बर्दाश्त कर पाएगा? जो देश कर्ज की किश्तें नहीं भर पा रहा, वो घर में हुए इस बेशुमार नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। नेपाली राष्ट्रपति के दफ्तर शीतल निवास में लगी हुई आग अब बुझा दी गई है। शीतल निवास को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दफ्तर पर भी युवाओं का गुस्सा फूटा था। मेरे बगल में जो तस्वीरें चल रही हैं, ये इस बात की गवाही है। ये देखिए कैसे राष्ट्रपति का जो दफ्तर है उसमें आग लगा दी गई। शीतल निवास में कैसे तोड़फोड़ की गई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये आग बुझा ली गई है, लेकिन सब कुछ राख हो चुका है जो तस्वीरें आ रही हैं। और अब जो तस्वीरें बता रही हैं, अब देखिए यहाँ पर सेना जो है वो आ गई है। सेना ने फुल कंट्रोल लिया है और इलाके में शांति पसरी हुई है। अब जो ताज़ा तस्वीरें बता रही हैं, अब चलिए बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है।
विद्रोह और हिंसा के बीच में नेपाल में कर्फ्यू लग गया है। नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। काठमांडू समेत सभी सेंसिटिव जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विद्रोह और हिंसा के बीच में नेपाल में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि नेपाल में अब कर्फ्यू लग गया है। कल सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। हालात जैसे बिगड़ रहे थे उसी को काबू में करने के लिए, उसी को कंट्रोल में लाने के लिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। वहां पर जो सुरक्षा बल हैं, नेपाल के जो सेना के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं अब उन्हें शांत कराया जा रहा है। सब इलाकों से उन्हें वापस लौटने की, जो वहाँ पर बालिन शाह हैं उन्होंने भी प्रदर्शनकारियों को घर वापस लौटने की जो है अपील की है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने आज की सभी सुनवाई टाल दी है। कल की सुनवाई भी अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालात सामान्य होने तक कोई सुनवाई नहीं होगी। आप देखिए कैसे अराजकता का माहौल है नेपाल में। सुप्रीम कोर्ट को अपनी सुनवाई टालनी पड़ी है। कल की सुनवाई भी टाल दी गई है और अगले आदेश तक अनिश्चित काल तक के लिए ये सुनवाई टाली गई है। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है, राष्ट्रपति का घर जला दिया गया है, रोड्स पर आप देखेंगे सिर्फ राख ही राख और धुआं ही धुआं दिख रहा है। अब फिलहाल ऐसी स्थिति से बचने के लिए, लोगों पर कंट्रोल करने के लिए, जो प्रदर्शनकारी हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए सेना ने कर्फ्यू लगा दिया है और सेना खुद सड़कों पर गश्त कर रही है। उसकी तस्वीरें भी और ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखा चुके हैं। कल की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है वो बताती है कि नेपाल में किस कदर हालात खराब हैं और सामान्य होने में तो अभी वक्त लगेगा। शायद इसलिए भी जो सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक ऐसे ही सुनवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बताती है, ये तस्दीक करती है, गवाह है कि कैसे नेपाल में हालात अब पहले से ठीक हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि बैन के बाद में भी ऐसा ही लग रहा था। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वक्त बीतता जाएगा और तब ये सब कुछ निकलकर सामने आएगा।